नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। साथियों, हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 4 वीडियोस में काफी कुछ इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ा है। तो इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले की जो 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं उन वीडियोस को जरूर देखें, ताकि सीक्वेंस में और एक क्रोनोलॉजी में आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ सकें। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हर प्रकार के एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट की 5th पार्ट को, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन किस लिए इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इसका पहला जवाब तो ये है कि अंग्रेजी सरकार ने 1919 में भारत शासन अधिनियम लागू किया था। ठीक है, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को लागू किया गया था, और इस एक्ट में एक प्रावधान किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्षों के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो इस बात की जांच करेगा कि अधिनियम कहां तक सफल रहा तथा भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक पहुंचा। तो अब यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि जो साइमन कमीशन का गठन किया गया वो इसलिए क्योंकि ये बात ऑलरेडी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कही जा चुकी थी कि ये एक्ट लागू होने के 10 वर्षों के बाद में एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा, जो जांच करेगा कि भाई ये जो एक्ट लागू किया गया है ये कहां तक सफल रहा और भारतीयों को उत्तरदायी शासन देना है तो उस दिशा में कहां तक जो है भारतीय सक्षम है। ठीक है, तो भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक पहुंच गया है, इस बात की जांच करनी है। साथ ही साथ इस बात की जांच करनी है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम कहां तक लागू हो पाया और अपने लक्ष्यों को किस हद तक ये प्राप्त कर पाया। इसलिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, अब साइमन कमीशन का गठन करना तो 10 साल बाद था, यानी 1919 के हिसाब से अगर देखें तो 1929 में इस कमीशन का गठन करना चाहिए था, लेकिन इस कमीशन का गठन 1927 में ही कर दिया गया, 1927 में ही कर दिया गया, यानी कि लगभग 2 साल पहले। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि 1927 की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ठीक है, जो रूढ़िवादी दल था उसकी सरकार थी, या अनुदार दल जो है उसकी सरकार थी ब्रिटेन के अंदर 1927 में। और इस सरकार को ये अंदाजा, ये आभास हो चुका था कि जैसे ही अगले चुनाव होंगे उन चुनाव में इनकी सत्ता चली जाएगी और लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी ब्रिटेन के अंदर। और लेबर पार्टी का झुकाव था भारतीयों के तरफ थोड़ा बहुत, तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को इस बात का डर था कि अगर लेबर पार्टी, अगर 1929 में कमीशन का गठन किया गया तो जाहिर सी बात है लेबर पार्टी की सरकार होगी ब्रिटेन में, और लेबर पार्टी ऐसे लोगों को भेजेगी कमीशन के सदस्य बना के या अध्यक्ष बना के जो भारतीयों की तरफदारी कर सकते हैं। तो इसलिए कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही 1927 में ही इस कमीशन का गठन कर दिया। तो ये बात भी हमारे सामने क्लियर हो गई कि भाई 2 साल पहले इस कमीशन का गठन क्यों किया गया। देख लेते हैं। लेकिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने 2 साल पहले ही 1927 में कमीशन का गठन कर दिया था। इस समय अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करें तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो कंजर्वेटिव पार्टी से था और उसका नाम था बाल्डविन। तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बाल्डविन थे, और भारत सचिव जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के राज्य सचिव, उसका नाम था लॉर्ड ब्रिकनहेड। ठीक है, भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड ब्रिकनहेड, यानी ये वो बंदा है, ये वो ऑफिसर है जिसका काम क्या है, भारत से संबंधित सारे मामलों की देखरेख करना। ठीक है, तो इंडिया से रिलेटेड जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जो भी पॉलिसीज हैं, जो भी अफेयर्स हैं, सारे के सारे इश्यूज को डील कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डील करेगा। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है यहाँ पे? लॉर्ड ब्रिकनहेड। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। और साथ ही ये गवर्नर जनरल से अलग है, उसके ऊपर है, गवर्नर जनरल इसे रिपोर्ट करेगा, और ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये 2 चीजें बहुत अहम है, ये हमें याद रखनी पड़ेगी कि भाई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था बाल्डविन, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से था, और इस समय जो इंडिया के सारे मैटर्स, सारे के सारे मामलों को देखता था, जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा गया। ठीक है, भारत राज्य सचिव कहा गया, उसका नाम था लॉर्ड ब्रिकनहेड। बहुत बार ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
अब बात करते हैं कि इस कमीशन का गठन कब किया गया। तो साथियों, इस कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927। याद रखेंगे, कमीशन का गठन 1927 में होता है। और कमीशन इंडिया कब आएगा? तो कमीशन इंडिया आएगा अगले साल फरवरी 1928 में। ठीक है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोल्डविन, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जो इंडिया के जितने भी इश्यूज हैं, मैटर्स हैं, उनको देखता है, उसका नाम है लॉर्ड ब्रिकनहेड। और इस कमीशन का, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो इस कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। 8 नवंबर 1927 को इस कमीशन का गठन किया गया। और कितने मेंबर्स थे, सदस्य कितने थे इस कमीशन में? तो इस कमीशन में कुल 7 सदस्य थे साथियों। ठीक है। और ये सारे के सारे जो सदस्य थे, ये सारे के सारे अंग्रेज थे। कहने का मतलब ये है कि जिस कमीशन को भारत के आने वाले भविष्य के बारे में फैसला लेना है कि भाई भारत में उत्तरदायी शासन लागू किया जाए या नहीं किया जाए, या जो कमीशन भारत के सारे मामलों को देखने वाला है, उस कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, बल्कि सारे के सारे इस कमीशन में जो मेंबर थे वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। ठीक है। और यही एक सबसे बड़ा कारण होगा कि भारतीय इसका खुल के विरोध करेंगे। किसका खुल के विरोध करेंगे? साइमन कमीशन का। तो सारे के सारे सदस्य कैसे हैं? सारे के सारे जो सदस्य हैं वो हैं अंग्रेज। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ठीक है। तो सर जॉन साइमन को साइमन कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। इस कमीशन को इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सर जॉन साइमन को बनाया गया। इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। कमीशन का गठन कब हुआ? तो कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। इस समय भारत राज्य सचिव कौन था? तो इस समय भारत राज्य सचिव लॉर्ड ब्रिकनहेड था। और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल्डविन था। और ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कमीशन का गठन 1919 के अधिनियम के लागू होने के 10 साल बाद किया जाना था, पर 2 साल पहले इसका गठन कर दिया गया। ठीक है। सारे के सारे सदस्य इसमें अंग्रेज हैं, एक भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया। अध्यक्ष की बात करें तो सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। अभी देखते हैं कि और दूसरे सदस्य कौन कौन थे। तो साथियों, अन्य सदस्यों की अगर बात करें तो एक था हैरी लेविलासन, दूसरा था डोनाल्ड हावर्ड, तीसरा था जॉर्ज लैनफोक्स, एक था एडवर्ड कैडागन और एक था क्लीमेंट एटली। ये याद रखेंगे साथियों, ये सवाल हाल ही में पीजीटी DSSB में पूछा गया है कि साइमन कमीशन में निम्न में से कौन कौन सदस्य थे। अभी तक तो यही पूछा जाता था साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इस समय राज्य सचिव कौन था? तो लॉर्ड ब्रिकनहेड राज्य सचिव था। ब्रिटेन का इस समय प्रधानमंत्री कौन था? तो वो बोल्डविन था। ब्रिटेन में इस समय किस पार्टी की सरकार थी? तो वो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। ये तमाम तरीके के सवाल पूछे गए हैं, लेकिन हाल ही में 2025 में जो DSSB का पीजीटी का एग्जाम आया था, उस एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था कि साइमन कमीशन के सदस्यों में निम्न में से कौन कौन शामिल थे। और उसमें एक ही ऑप्शन दिया गया था क्लीमेंट एटली के बारे में, क्योंकि यही क्लीमेंट एटली बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि इसमें जो सदस्य हैं उनमें क्लीमेंट एटली भी शामिल है, साथ ही साथ एडवर्ड कैडागन भी इसमें शामिल है, जॉर्ज लैनफोक्स इसमें शामिल है, डोनाल्ड हावर्ड इसमें शामिल है और हैरी लेविलासन इसमें शामिल है। तो लासन, हावर्ड, लैनफोक्स, कैडागन और क्लीमेंट एटली। ठीक है। क्लीमेंट एटली, एडवर्ड कैडागन, जॉर्ज लैनफोक्स, डोनाल्ड हावर्ड, हैरी लेविलासन, ये सारे के सारे साइमन कमीशन के सदस्य थे। कांग्रेस ने इसे सवीत कमीशन कहा था। कांग्रेस ने इसे सवीत कमीशन क्यों कहा था साथियों? तो इसका जवाब हमारे पास है, क्योंकि भाई इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय सदस्य ना होने के चलते, क्योंकि सारे के सारे सदस्य कौन थे? अंग्रेज यानी गोरे। इसलिए कांग्रेस ने साइमन कमीशन को सवेत कमीशन कहा था। ठीक है। और इस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था साथियों लॉर्ड इरविन।
ठीक है ना। तो ये चीज हम याद रखेंगे कि भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन है, भारत का राज्य सचिव कौन है, लॉर्ड ब्रिकनहेड, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल्डविन। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927। कुल मेंबर्स 7 हैं। इन सातों में क्लीमेंट एटली शामिल है, जॉर्ज लैंडफोर्ड शामिल है, एडवर्ड कैडागन शामिल है, डोनाल्ड हार्वर्ड शामिल है, हैरी लेवी लासन शामिल है। ठीक है। इस कमीशन का अध्यक्ष कौन है, तो सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था। किस कमीशन को कांग्रेस ने सवेत कमीशन की संज्ञा दी थी, तो साइमन कमीशन को कांग्रेस ने सवेत कमीशन की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी, क्योंकि इसके सारे के सारे सदस्य गोरे थे, अंग्रेज थे, इसलिए इसे सवेत कमीशन की संज्ञा दी थी। ठीक है। और कहा जाता है साथियों कि इस कमीशन के अंदर भारतीय सदस्यों को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि लॉर्ड इरविन ने भारतीयों को इस कमीशन से बाहर रखने का सुझाव दिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को, या जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसे ये सुझाव लॉर्ड इरविन ने दिया था कि एक भी इंडियन को इस कमीशन में शामिल ना किया जाए। ठीक है। और लॉर्ड ब्रिकनहेड तो मानता ही था कि भारतीयों में कोई योग्यता नहीं है, इसको हम नेहरू रिपोर्ट के टाइम फिर से पढ़ेंगे। तो कांग्रेस ने साइमन कमीशन को सवेत कमीशन कहा था, और इस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन के कहने पर ही कमीशन से भारतीय सदस्यों को बाहर रखा गया था। इस चीज को हम याद रखेंगे। ठीक है। अब जैसे ही कमीशन का गठन ब्रिटेन में होता है 8 नवंबर 1927 को, तो दिसंबर 1927 में कांग्रेस का जो एनुअल सेशन है, वार्षिक अधिवेशन है, वो होता है मद्रास में। ठीक है। दिसंबर 1927 में क्या हुआ, कांग्रेस का मद्रास में वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया जाता है। और इस अधिवेशन कांग्रेस के 1927 के मद्रास अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे एम ए अंसारी, ये याद रखेंगे। एम ए अंसारी की अध्यक्षता में 1927 में मद्रास में कांग्रेस का वार्षिक जो अधिवेशन है उसका आयोजन किया गया था। और इस अधिवेशन में ही कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था कि हम साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। तो ये सवाल भी पूछा गया है कि कांग्रेस के किस सेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया गया था, कांग्रेस के किस सेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया गया था। तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी, तो इस मद्रास अधिवेशन में जिसका आयोजन दिसंबर 1927 में किया गया था, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का फैसला लिया गया था। ठीक है। तो ये चीज हम याद रखने वाले हैं। तो अभी तक हमने साइमन कमीशन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। कमीशन का गठन क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब है। 2 साल पहले कमीशन का गठन क्यों किया गया, इस सवाल का जवाब है। इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, बाल्डविन। इस समय भारत का राज्य सचिव कौन था, तो लॉर्ड ब्रिकनहेड। इस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। कमीशन में कुल सदस्य कितने थे, 7। सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए कांग्रेस ने इसे सवेत कमीशन कहा था। ठीक है। अन्य सदस्यों की अगर बात करें तो क्लीमेंट एटली है, एडवर्ड कैडागन है, जॉर्ज लैंडफोर्ड है, डोनाल्ड हार्वर्ड है, और हैरी लेवा लासन है। ठीक है। किसके कहने पे भारतीयों को इस कमीशन से बाहर रखा गया, तो लॉर्ड इरविन के, जो कि भारत का वायसराय था, इसके कहने पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। अब बात करते हैं साथियों, कांग्रेस ने तो ये फैसला कर लिया कि भाई साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना है, और ये फैसला 1927 के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस ने लिया था, जिसका आयोजन मद्रास में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता एम ए अंसारी ने की थी। लेकिन क्या दूसरे इस समय और भी राजनीतिक दल थे, हिंदू महासभा था, ठीक है, इसके अलावा लिबरल फेडरेशन था, इसके अलावा किसान मजदूर पार्टी थी, इसके अलावा मुस्लिम लीग है, जस्टिस पार्टी है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन है, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी है। तो इन पार्टियों का रुझान क्या था, इसको भी समझना है कि कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इस कमीशन को सपोर्ट किया था और कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने कांग्रेस के साथ साथ इस कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया था। तो अभी हम उसी चीज को देखने वाले हैं। तो हमें यही चीज देखनी है कि भाई कौन कौन से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज का रुझान क्या था। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उन राजनीतिक दलों को, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, साइमन कमीशन का बाइकआउट किया था। और वो पार्टियां कौन कौन सी हैं, तो उस समय लिबरल फेडरेशन, हिंदू महासभा, किसान मजदूर पार्टी,
फिक्की, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, फिक्की, इसको फिक्की के नाम से जाना जाता था। और जिन्ना गुट वाली, जिन्ना गुट मुस्लिम लीग की अगर हम बात करें तो मुस्लिम लीग जो मोहम्मद सफी के नेतृत्व में थी, ये और जिन्ना के जो समर्थनकारी थे, इनका अलग 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 गुट था। यानी मोहम्मद सफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अलग थी और जिन्ना के सपोर्टर जो थे उनका रवैया इस कमीशन को लेकर अलग था। तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम किन किन कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। तो लिबरल फेडरेशन ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, हिंदू महासभा ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, किसान मजदूर पार्टी ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, फिक्की, ठीक है, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस, इसने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। और जो जिन्ना गुट था उसने भी साइमन कमीशन का बहिष्कार किया या साइमन कमीशन का विरोध किया। तो ये हम याद रखने वाले हैं कि हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, किसान मजदूर संघ, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस और जिन्ना गुट, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलके साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया, या यूं कहे जिन्होंने साइमन कमीशन का जिन्होंने साइमन कमीशन को समर्थन दिया था। तो वो कौन सी थी? तो भाई मोहम्मद सफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, ठीक है, मोहम्मद सफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया बल्कि समर्थन किया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी थी, इस जस्टिस पार्टी ने भी साइमन कमीशन को सपोर्ट किया था, ठीक है। ऑल इंडियन डिप्रेस्ड एसोसिएशन, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में, तो इसने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था। केंद्रीय सिख संघ, इन्होंने भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। और पंजाब की जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने भी साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया। तो कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? तो भाई पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी, केंद्रीय सिख संघ, जस्टिस पार्टी, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड एसोसिएशन और मोहम्मद सफी के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, ये वो पॉलिटिकल पार्टीज थी जिन्होंने साइमन कमीशन का को सपोर्ट किया था, ना कि साइमन कमीशन का विरोध किया था। लेकिन दूसरी तरफ उन पार्टियों की बात करें जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया, तो एक तो कांग्रेस होगी, क्योंकि 1927 दिसंबर मद्रास सेशन में कांग्रेस ने फैसला कर लिया था कि हम साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एम ए अंसारी करते हैं। तो कांग्रेस के अलावा हिंदू महासभा ने साइमन कमीशन का विरोध किया, लिबरल फेडरेशन ने साइमन कमीशन का विरोध किया, किसान मजदूर संघ पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध किया, भारतीय औद्योगिक वाणिज्यिक कांग्रेस ने, फिक्की, इसने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था। और जिन्ना गुट ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया था, ठीक है। तो थोड़ा डिस्टिंग्विश करना जरूरी है। तो ये दो अहम पॉइंट्स हैं। अब बात करते हैं जी, साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन में हुआ था। वो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन का भारत आगमन होता है साथियों 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। सबसे पहले ये कमीशन भारत के किस क्षेत्र में, किस प्रांत में आया? तो सबसे पहले ये भारत के बंबई प्रांत में आया था। याद रखने वाली चीजें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक है। लेकिन जब इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन उठते हैं तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमें पता सब होता है, बस हम वहां पे एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए भले ही बेसिक इंफॉर्मेशन है पर दिमाग में इसको सेट करना पड़ेगा कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में होता है 8 नवंबर 1927 को। ये कमीशन भारत में आता है अगले साल 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। कहां पे आया? सबसे पहले बंबई में आया, जिसको वर्तमान में मुंबई कहते हैं। तो कमीशन का भारत आगमन, कमीशन भारत आ गया, ठीक है भाई। भारत आके क्या, कब आया भारत? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आ जाता है और बंबई में सबसे पहले ये कमीशन आया था। अब जैसे ही ये बंबई में कमीशन आता है तो बंबई में साइमन कमीशन का पूर्ण जोर लगा के बहिष्कार किया जाता है। ये कमीशन जहां जहां जाता है वहां वहां इसे काले झंडे दिखाए जाते हैं, साथ ही साथ साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और बंबई में जो है पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ी हड़ताल का आयोजन भी किया गया था। तो 3 फरवरी 1928 को कमीशन बंबई पहुंचता है, सबसे पहले भारत में बंबई आता है और इस कमीशन का विरोध किया गया पूरे बंबई में। विरोध का तरीका क्या था कि जहां जहां कमीशन गया इसे काले झंडे दिखाए गए,
हड़तालों का आयोजन किया गया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। ठीक है, तो कमीशन जब बंबई पहुंचा तब काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और बंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया था। जैसे ही कमीशन मद्रास पहुंचता है तो मद्रास में इस कमीशन का विरोध किया था साथियों टी प्रकाशम ने। तो मद्रास में टी प्रकाशम ने साइमन कमीशन का विरोध किया। इसी तरीके से लखनऊ में खली कुजमा ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है ना, लखनऊ में विरोध किसने किया था इस कमीशन का? तो लखनऊ में विरोध किया था खली कुजमा ने। मद्रास में किसने साइमन कमीशन का विरोध किया था? तो मद्रास में विरोध किया था साइमन कमीशन का टी प्रकाशम ने। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमें याद रखनी है। साथ ही साथ लखनऊ में खली कुजमा के अलावा जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत भी साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और कहा जाता है कि जब ये विरोध कर रहे थे तो इन्हें अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी पुलिस के हाथों लाठियां भी खानी पड़ी थी। तो लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन का विरोध किया था और विरोध करते हुए इनको लाठियां भी खानी पड़ी थी। ये चीज हम याद रखेंगे। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन भारत आ गया। सबसे पहले बंबई आता है। बंबई में इसका सर्वव्यापी पूर्ण रूप से विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए। मतलब जहां जहां ये कमीशन पूरे भारत में जाता है वहां वहां इसे काले झंडे दिखाए जाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। ठीक है, और हड़तालों का आयोजन किया जाता है। तो बंबई में यह स्वरूप था। उसके बाद मद्रास में इस कमीशन का विरोध किया था राष्ट्रीय नेता टी प्रकाशम ने। लखनऊ में इसका विरोध किया था खली कुजमा ने, जवाहरलाल नेहरू ने और गोविंद वल्लभ पंत ने। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को तो इस कमीशन का विरोध करते हुए लाठियां भी खानी पड़ी थी। इसी प्रकार लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। ठीक है, लाहौर में किसने विरोध किया? लाला लाजपत राय ने। अब होता क्या है कि जब लाहौर में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो 31 अक्टूबर 1928 को लाला जी पर लाठीचार्ज किया गया। ठीक है, यानी जो भी लोग विरोध कर रहे थे उस विरोध उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंग्रेजी सरकार के द्वारा लाठीचार्ज की गई थी। और ये लाठीचार्ज का आदेश जो था वो पुलिस अधीक्षक ने दिया था जो कि लाहौर का था, जिसका नाम था सांडर्स। ठीक है, तो लाठीचार्ज लाहौर के पुलिस अधीक्षक ने किया था, जिसके चलते कुछ दिनों बाद में यानी 31 अक्टूबर 1928 की ये बात है जब लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज होता है लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। और 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो जाता है। लाला जी मतलब लाला लाजपत राय का। तो हमें यही चीजें ध्यान रखनी है कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय ने किया। 31 अक्टूबर 1928 के दिन लाठीचार्ज होता है। बहुत बड़ी क्रूरता का परिचय देती है अंग्रेजी सरकार और बहुत भारी तरीके से दमन किया जाता है प्रदर्शनकारियों का जो कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। और इसी लाठीचार्ज में क्योंकि लाला लाजपत राय को बहुत गंभीर चोटें आई थी। ठीक है, तो इसके बाद में नवंबर 1928 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो जाता है। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत ने साइमन कमीशन का पुरजोर तरीके से विरोध किया। साथ ही साथ मद्रास में टी प्रकाशम ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। एक सवाल कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा कितनी बार की थी? तो साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा की थी साथियों 2 बार। यानी साइमन कमीशन 2 बार जो है भारत की यात्रा करता है। और पहली बार तो करता है फरवरी, क्योंकि फरवरी में आया था 3 फरवरी 1928 बंबई। तो पहला जो उसका टूर था वो फरवरी मार्च 1928 में था। उसके बाद में दूसरी बार उसने अपनी यात्रा शुरू की भारत के अंदर, वो अक्टूबर 1928 से लेके अप्रैल 1929 तक। तो साइमन कमीशन पूरे भारत का दौरा करता है। भले ही पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है, विरोध का स्वरूप भी अलग अलग तरीके से था। बस एक चीज कॉमन थी कि काले झंडे दिखाए गए और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साइमन गो बैक के नारे को पॉपुलर करने का काम भी लाहौर में विरोध करने वाले लाला लाजपत राय ने किया था, जिनकी 17 नवंबर 1928 को जिनका देहांत हो जाता है। ठीक है, देहांत का कारण हम जानते हैं कि भाई लाठियां बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर बरसाई गई थी, जिसके चलते उन्हें बहुत गंभीर चोट आई थी और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। तो साइमन कमीशन 2 बार हिंदुस्तान की यात्रा करता है, फरवरी मार्च 1928 में और दूसरी बार
अक्टूबर 1928 से लेके अप्रैल 1929 तक। ये पूरी यात्रा करने के बाद में जिस उद्देश्य को लेकर साइमन कमीशन का गठन किया गया था और जो रिपोर्ट उन्हें पेश करनी थी, तो मई 1929 में साइमन कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है। और माफ कीजिएगा, मई 1930 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। और अब इस रिपोर्ट के ऊपर लंदन में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाने वाला था, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श करना था या चर्चा करनी थी। तो मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। ठीक है, 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था। तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि 2 बार साइमन कमीशन भारत की यात्रा करता है, फरवरी मार्च 1928 और दूसरे जो फेज था उसमें अक्टूबर 1928 से लेके अप्रैल 1929 तक। और मई 1930 में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करता है। 27 मई 1930 को ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। और इस रिपोर्ट के ऊपर अब आने वाले समय में जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन लंदन में होना था, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यानी गोलमेज सम्मेलनों में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करनी थी। और पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन 1930 में किया गया था। ठीक है, तो साइमन रिपोर्ट जो है वो 27 मई 1930 को प्रकाशित की गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं साथियों नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करें तो एक छोटा सा सवाल यही है कि इस समय भारत का राज्य सचिव कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन अफेयर्स का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। तो मैंने साइमन कमीशन अभी पढ़ाया, उस टाइम बताया था कि लॉर्ड जो ब्रिकन हेड है वो भारत सचिव था। और इस लॉर्ड ब्रिकन हेड की अगर बात करें तो ये कंजर्वेटिव पार्टी से था, जिस पार्टी से बोल्डविन थे। बोल्डविन कौन, तो बोल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, लॉर्ड इरविन कौन था, तो लॉर्ड इरविन इस समय भारत का वायसराय था। ये चीजें याद रखने वाली है और हम याद रखेंगे। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत का जो सचिव था उस सचिव का नाम था लॉर्ड ब्रिकन हेड। ठीक है, और ये कंजर्वेटिव पार्टी से था, उसी पार्टी से था जिस पार्टी ने साइमन आयोग का गठन किया था। साइमन आयोग का गठन कब किया गया, 8 नवंबर 1927 को। साइमन आयोग हिंदुस्तान कब आया, 3 फरवरी 1928 को। हिंदुस्तान में सबसे पहले कहां आया, बंबई में। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की, 27 मई 1930 को। ठीक है, चलिए, तो ये जो बंदा है जो भारत सचिव है जिसका नाम लॉर्ड ब्रिकन हेड है, ये कौन है, ये कंजर्वेटिव पार्टी से था, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से था। और इसने भारतीयों के सामने एक चुनौती रख दी थी। ठीक है, और वो चुनौती क्या थी कि इसको ये लगता था कि भारतीय अपना संविधान बनाने में, संविधान लिखने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसने यही चुनौती भारतीयों के सामने रख दी। क्या रखा कि भारतीय एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो भारत के सारे के सारे लोगों को मान्य हो। ठीक है, किसने रखी ये चुनौती, तो भारत सचिव ने। नाम क्या था, लॉर्ड ब्रिकन हेड। चुनौती क्या थी कि भारतीय एक ऐसा संविधान बना के दिखाएं जो भारत के हर एक व्यक्ति को मान्य हो। ठीक है, जो भारत के सभी लोगों को मान्य हो। अब जैसे ही चैलेंज दिया गया तो भारतीय नेताओं ने क्या किया, इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। भारतीय नेताओं ने लॉर्ड ब्रिकन हेड की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। ठीक है, उसके बाद में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। कहां पे, दिल्ली में। तो दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। सारी की सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ फरवरी 1928 में दिल्ली में बिठाया जाता है। तो फरवरी 1928 में क्या हुआ, दिल्ली में ऑल पार्टी मीटिंग यानी दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया। और वो प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव में एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। ठीक है, तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी, एक ऐसे संविधान की प्रस्तावना, एक ऐसे संविधान का प्रस्ताव रखा गया था ऑल पार्टी मीटिंग में। और ये ऑल पार्टी मीटिंग कहां बुलाई गई, तो ये ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में बुलाई जाती है फरवरी 1928 में। याद रखेंगे, भारत सचिव लॉर्ड ब्रिकन हेड ने भारतीयों के सामने एक चैलेंज रखा। उसको ये लगता था कि भारतीय अपना संविधान लिखने या बनाने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसने ये चैलेंज भारतीयों को दिया कि आप एक ऐसा संविधान बनाकर दिखाएं जो भारत के सभी के सभी, सारे के सारे वर्गों, सारे के सारे लोगों, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मान्य हो। ठीक है, तब हम कहीं भारत के आगे
पॉलिटिकल फ्यूचर के बारे में कुछ सोचेंगे। तो इंडियंस ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और फरवरी 1928 में दिल्ली के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और इसमें एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें ऐसे संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था करेगा। ठीक है, तो ऑल पार्टी मीटिंग फरवरी 1928 में कहां पे? दिल्ली में। चलिए, उसके बाद मई 1928 में बंबई में फिर से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। फरवरी 1928 में ऑल पार्टी मीटिंग बुला के प्रस्ताव रखा गया कि हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। ठीक है, उसके बाद मई 1928 में बंबई में फिर से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई और इस समय एक कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। ठीक है, तो मई 1928 में क्या हुआ? बंबई में सर्वदलीय सम्मेलन यानी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है और इसमें क्या किया गया? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। तो एक कमेटी बनाई जाती है जिस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया मोतीलाल नेहरू को और इसमें जो है 8 सदस्य शामिल थे। अब देखें वो 8 सदस्य कौन कौन से थे जो इस कमेटी में शामिल थे। तो उसमें थे साथियों हमारे सुभाष चंद्र बोस जिन्हें नेताजी कहा जाता है, साथ ही साथ तेज बहादुर सरपू, मंगल सिंह, ठीक है, अली इमाम, शोएब कुरैशी, MS रैने, GR प्रधान। मई 1928 बंबई ऑल पार्टी मीटिंग, एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और इसमें कुछ अन्य सदस्य शामिल थे। कुल सदस्य 8 हैं। कौन कौन शामिल थे? सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, मंगल सिंह, MS रैने, GR प्रधान, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू और GR प्रधान। ठीक है, 7 सदस्य ही हैं, एक मोतीलाल नेहरू, कुल 8 सदस्यों की समिति ये बनती है। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कब बनाई गई कमेटी? मई 1928 में। कहां पे? बंबई में। बंबई में क्या हुआ था? ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें एक कमेटी बनाई गई। कमेटी के हेड या अध्यक्ष कौन थे? तो कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था मोतीलाल नेहरू। बाकी अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, शोएब कुरैशी, MS रैने, तेज बहादुर सप्रू